Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about past perfect tense. In this tense I am going to tell you definition, identifications and usage of this tense. The usage which I am going to tell you will be from 0 to advanced level. These usage are not only important for intermediate students but also important for those students who are preparing for competitive exams. The students watch this video lecture till the last. Let's start this video lecture. सबसे पहले मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ड से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, यानी इस कंसेप्ट को। तो पास्ट का मतलब होता है भूत, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और टेंस का मतलब होता है कार्य। तो यहाँ ध्यान रखिए कि इस टेंस में जो भी भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण हो गया हो, यानी पूरी तरह से हो चुका हो, तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक कि इसका डिफिनीशन का सवाल है, तो इसका डिफिनीशन यह होता है कि दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स दैट एन एक्शन took place much earlier in past time, but its effect was going on in past time for some times. Such action is called past perfect tense. इसका हिंदी होगा क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले हो चुका था, जिसका प्रभाव कुछ समय के लिए भूतकाल में ही जारी था। तो ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो यह होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे हिंदी क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस समझा जाता है। यह पहचान हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट करते समय ही प्रयोग किया जाता है, और ये ज़्यादातर ट्रांसलेट करते वक्त ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एक और दूसरे स्थान पर यह मदद करता है इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करते समय, तो वहाँ पर इस आपको स्ट्रक्चर का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर और प्लस आइडेंटिफिकेशन जो मैं बताया चुकी हूँ, यानी कि जब उस वाक्य में का स्ट्रक्चर या वो वाक्य सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पर आधारित हो, तो उस वाक्य का हिंदी करते समय उस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगाकर हिंदी लिखा जाता है। अब इसमें ध्यान रखें कि इस टेंस का जब भी प्रयोग होता है तो हमेशा दो एक्शन को साथ में लेकर के किया जाता है। यानी दो एक्शन का मतलब हुआ कि दो वाक्य हमेशा साथ में निश्चित रूप से इसमें जनरली आता ही है। तो मैं सबसे पहले दो वाक्यों की चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद मैं सिंगल वाक्य का भी चर्चा करूंगा। तो ध्यान रखें, एक मैं समय लिया कि पास्ट टाइम का 2018 और 2019 का, ये पास्ट का इंडिकेशन है। तो जब दो कार्य एक साथ इसमें दर्शाया जाता है तो ध्यान रखें, इसमें ये देखना होता है कि दोनों में से कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले हुआ रहेगा, यानी कि सबसे पहले वाले समय के नज़दीक हुआ रहेगा, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर दर्शाया जाता है। और जो कार्य बाद वाले समय के नज़दीक हुआ रहेगा, यानी कि वो कार्य बाद में हुआ रहेगा, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर दर्शाया जाता है। जैसा कि अब इसमें एक और भी बात आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कार्य पहले और बाद वाले
जो कार्य पहले हुआ और बाद में हुआ उस दोनों कार्य के बीच में थोड़ा गैपिंग होना चाहिए, यानी उस समय का अंतराल थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा का मतलब हुआ कि कम से कम कुछ आवर के लिए होना चाहिए, या हाफ आवर के लिए होना चाहिए, या कुछ मिनट्स के लिए ज़रूर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा था और तब डॉक्टर आया। ऐसा नहीं है कि रोगी मरा और डॉक्टर इंतज़ार कर रहा था तुरंत आ गया। इस निश्चित होगा कि रोगी मरा होगा, उसके कुछ मिनट्स के बाद या कुछ आवर के बाद डॉक्टर आया होगा। तो इसमें समय का जो गैपिंग का अंतराल है दोनों एक्शन के बीच में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तभी उस एक्शन को हम लोग दर्शाते हैं इस टेंस पर। अब दोनों एक्शन को दर्शाते समय ध्यान रखना है कि किसको किस टेंस में ले जाना है। तो ध्यान रखें, जो कार्य सबसे पहले हुआ रहेगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, यानी पहले का मतलब हुआ कि जो पहले वाले आवर के नज़दीक रहेगा या मिनट के नज़दीक रहेगा स्टार्ट होने के, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाना है। जैसे 2018 मान लीजिए कि में कोई कार्य स्टार्ट हुआ, हो सकता है कि आवर भी यहाँ हो, एक आवर के बाद अगला आवर में कंप्लीट हुआ, तो ऐसे हम लोग समय को लें। तो 2018 को यहाँ पर यदि मानते हैं तो 18 में जो कार्य समाप्त हुआ है, इसके नज़दीक जो कार्य समाप्त हुआ है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस पर दर्शाया जाता है। उसका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यानी हैड के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी वर्ब का प्रयोग होगा तो V3 ही होगा। V3 जैसे गो, वेंट, गॉन, यानी गो, वेंट, गॉन, ये V3 हुआ, तो गॉन V3 हो गया। राइट, रोट, रिटन V3 हुआ। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, यहाँ पर हेल्प्ड और हेल्प V2 और V3 दोनों एक समान है। इसी तरह डू, डी, डन, तो यहाँ पर डन जो आया यहाँ पर V3 आया, तो यहाँ V3 का प्रयोग करना है, यानी कि हैड के बाद, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना है। और जो कार्य बाद में हुआ रहेगा, यानी कि दूसरे आपको समय के नज़दीक हुआ रहेगा, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर दर्शाना है। जैसे यह कार्य जो हुआ है, यानी जैसे डॉक्टर जो मरा होगा तो या सॉरी जो रोगी मरा होगा तो वो 2080 के नज़दीक है, 18 के नज़दीक है, इसलिए उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दर्शाए। और डॉक्टर यदि आया होगा तो वो 2090 के नज़दीक इसको मैं लिखा। हालांकि इतना समय का अंतराल नहीं होता है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए दिया हूँ। हो सकता है कि आधे मिनट का अंतराल पहले हो और फिर आधे मिनट के बाद हो, 1 आवर के अंतराल हो पहले, 1 आवर के बाद हो, कुछ मिनट्स के अंतराल हो पहले और कुछ मिनट के बाद अंतराल हो। तो ध्यान रखना है कि जब डॉक्टर आया, यानी पहले जो रोगी मर चुका तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दर्शा दिए, और कुछ गैपिंग मिनट या आवर के होने के बाद जब रोगी आया तो डॉक्टर आया, तो उस डॉक्टर की जो एक कार्य है उसे दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ V2 यानी 2 नंबर, राइट, रोट, V2 हुआ। गो, वेंट, V2 हुआ। प्ले, प्लेड, V2 हुआ। तो यहाँ हमेशा V2 का प्रयोग करना है, यानी वर्ब का दूसरे रूप का प्रयोग करना है, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर देना है। अब हम आते हैं इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ इसके कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ। ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट आपका ट्रांसलेशन है, जो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका है था, ये आप लोग पहले से भी जान रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ और नए ट्रिक को मैं देने जा रहा हूँ जो शायद आपको मालूम हो। इसलिए छात्र ये प्रत्येक जो भी आपको न्यू लग रहा है, यदि आपको न्यू लग रहा हो तो इसे शेयर करने का प्रयास करें, ताकि प्रत्येक छात्र इसे पढ़ते जाएं, समझते जाएं। जिनको नहीं अभी तक वीडियो मिला हो तो उनके पास भी पहुंच जाए। तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। अच्छा, इसको सोल्व करने के बाद ही मैं एक और कंसेप्ट को स्ट्रक्चर से मैं बताऊंगा, इसको मैं सोल्व करा दे रहा हूँ। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि हमें के पहले और के बाद में जब भी कहीं पर यदि दिखाई दे
दो वाक्यों के बीच में, तो वो वहाँ पर एक कंजक्शन का काम करता है। हालांकि आफ्टर और बिफोर ये कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है, तो जनरली इसको यहाँ पर आप कंजक्शन मानकर चलेंगे। तो के पहले आया है, तो ऐसे में भी जो कार्य पहले हुआ रहता है उसे सबसे पहले भी हम दर्शाते हैं और उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दर्शाते हैं। तो हमें इस स्ट्रक्चर पर मानकर चलना है और ज़्यादा आपको बेहतर होगा कि पहले लगा है या के बाद में लगा है तो उसके बाद वाले को पहले बनाइए। यानी रोगी मर चुका था, तो ध्यान रखें डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें सबसे पहला जो कार्य हुआ है रोगी का मरना, तो इसलिए इससे परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे हम इस। और सबसे पहले हम इसे बनाएं या बाद में भी बनाने का मैं कला सिखाऊंगा। ये इसलिए पहले नहीं बना रहे हैं कि ये कार्य सबसे पहले हुआ है, इसलिए बनाया जा रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर हिंदी का दिया है वो के पहले दिया है और हमेशा के पहले के बाद में हो तो उसको किसी भी टेंस में ले जाए, लेकिन उसके बाद वाले वाक्य को पहले बनाना है। तो रोगी मर चुका था, तो इसमें देखा जाए तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका है, यानी पहले कार्य ये हुआ है। तो पहले कार्य होने के कारण हमें इसे परफेक्ट टेंस में ले जाना है। और पहले क्यों बना रहे हैं, क्योंकि के पहले लगा है, इसलिए पहले इस ट्रांसलेशन को बता रहे हैं। रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड, यहाँ बताया कि हैड का प्रयोग करें, और मर चुका था तो DIED डेड। और तब जाकर यानी फर्स्ट नंबर सबसे पहले ये कार्य भी हुआ है और पहले हमें बनाना भी है। 2 नंबर पर हम लोग इस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, यानी बिफोर डॉक्टर के आने, यानी डॉक्टर का आना कब हुआ, रोगी के मरने के बाद। तो जब बाद में उसका एक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो देंगे तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस पर देंगे। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करना है, तब ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट में। तो डॉक्टर के आने, तो द डॉक्टर केम, कम का दूसरा रूप केम होता है CME। अब इसे एक दूसरे तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि पहले जो हुआ है कार्य उसके पहले बनाया जाए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, इसको लास्ट वाले को पहले लेकर आ जाइए, क्योंकि ये कंजक्शन है और कंजक्शन का प्रयोग हम किसी 2 वाक्यों के बीच में भी कर सकते हैं और उस कंजक्शन से शुरू होने वाले वाक्य को शुरू में भी हम ला करके और पहले वाक्य को बाद में ले जा करके रख सकते हैं। तो यहाँ होगा कंजक्शन को रख रहे हैं यहाँ पर, बिफोर द डॉक्टर केम द, अब इसको रख देंगे द पेशेंट हैड डाइड। ये दोनों तरह से सुटेबल है, कहीं भी गलत नहीं होगा। यहाँ कोमा इसलिए दिया गया क्योंकि ये वाक्य को यहाँ पर जोड़ रहा है, तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन के रूप में एक और कोमा का प्रयोग हम अलग से दे सकते हैं। अब एक और बात, इसी को ध्यान रखिए, एक और तरह से हम लिख सकते हैं। यदि इस बात को समझें तो जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था, वही बात हुआ। रोगी पहले मरा और तब डॉक्टर आया। जब डॉक्टर आया तो देखा कि रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर का आना बाद में हुआ है और रोगी पहले मरा है। तो इसको आप सीधे बनाएंगे जैसे आप बिफोर का प्रयोग कर बनाए थे, उसी तरह यहाँ कंजक्शन के रूप में विन लगा हुआ है, तो विन का प्रयोग करें। इसे भी हम लोग कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसको भी हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं आसानी से। व्हेन डॉक्टर केम, क्योंकि पहले हुआ पहले ये कार्य हुआ है, यहाँ पर इसके सटा हुआ है, इसलिए हम लोग सीधे बनाएंगे। यहाँ पर आफ्टर और बिफोर नहीं दिया है, के पहले के बाद नहीं दिया है। जब भी के पहले के बाद दिया हो तो उल्टा बनाना है। व्हेन द डॉक्टर केम, अब कह रहा तो के लिए कॉमा, रोगी मर चुका था। द पेशेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में उसी टेंस में ले जाएंगे, हैड डाइड।
अब इसे एक और तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि पहले ही मैंने बताया कि कंजक्शन यदि हो तो इसे बीच में भी रख सकते हैं। तो ये लास्ट वाले को लेकर आए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, जहाँ लगा रहे थे अब यहाँ पर बिफोर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये वाला वाक्य चला जाएगा, when the doctor came। स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल उसके फॉर्मेट में बदलाव करेंगे। यानी कह रहा है कि जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था, यहाँ हुआ कि द पेशेंट हैड डाइड, यानी रोगी मर चुका था जब डॉक्टर आया। तो यहाँ दोनों का एक ही सेंस है, यानी दोनों का अर्थ वही आ रहा है। तो अब देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, केवल वाक्य की हिंदी स्ट्रक्चर और इंग्लिश स्ट्रक्चर में फ़र्क है, बाकी सेंस दोनों यानी वाक्य को, यानी चारों वाक्य को बनाने का सेंस एक ही है। यानी एक ही बात कह रहा है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। एक और आपको मैं बता रहा हूँ, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। वो कह रहा है कि रोगी पहले मर चुका था, और कह रहा है कि बाद में डॉक्टर आया और रोगी, इसका मतलब है कि पहले मर चुका था, यानी रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो इसमें भी जो था रोगी मरा है तब जा कर के उसके पहले रोगी मर चुका है तब डॉक्टर आया है। यहाँ पे भी जब पहले रोगी मरा है और तब डॉक्टर आया है, यानी जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था, तो वो पहले मर चुका था। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर बाद में आता है, पहले रोगी मरता है। तो सभी वाक्य यानी हिंदी का भी वही सेंस है, इसलिए भी बनाने का अलग अलग हो सकता है तरीका, बाकी सेंस जो है सभी का एक ही है। तो इसमें भी ध्यान रखें, पहले ही मैं बताया कि के पहले के बाद हो तो उसके बाद वाले को हम लोग पहले बनाते हैं। तो यहाँ बनाएंगे द डॉक्टर केम, यहाँ देखिए V2 हो गया, क्योंकि ये बाद का सेंस दे रहा है। तो बाद में जब कार्य होगा तो उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाना है, और जो पहले कार्य हुआ रहेगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट ए कम्प्लीमेंट। तो इसके आफ्टर रोगी के मरने के बाद, तो द पेशेंट हैड DIED डाइड, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट है डाइड। अब इसे भी हम दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर एक कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ध्यान रखें, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कह रहा है कि आफ्टर द पेशेंट है डाइड, यानी पेशेंट के मरने, सॉरी यहाँ बिफोर नहीं होगा, एक बार कंजक्शन का प्रयोग होगा या कॉमा होगा, यानी कि डॉक्टर के मरने के पहले, सॉरी रोगी को मरने के पहले डॉक्टर आया। सॉरी पहले हम यहाँ कर रहे हैं, आफ्टर दिया है ना, यानी कि बाद में, यानी पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो ऐसे वक्त में हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखें। ये भी एक ही तरीका से हुआ, यानी कि एक ट्रांसलेशन को हम दो तरीका से बना सकते हैं, इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं, इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। और ये सभी मिलाकर 6 ट्रांसलेशन तरह टेक्निक हुए बनाने के लिए, और 6 का सभी का सेंस जो बता रहा है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था ये कहिए, या जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था ये कहिए, या रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया ये कहिए। दोनों का यानी कि तीनों को ऐसे आप दर्शा सकते हैं, और बनाने का दोनों का दो तरीका है। अब ध्यान रखिए, ये जब इस तरह से जो एक्शन को हम दर्शाए तो इन एक्शन में क्या था कि एक कार्य को होने के बाद कुछ दूसरा कार्य हुआ है। वो दूसरा कार्य तब हुआ है जब कुछ गैपिंग हो चुका है।
क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसा नहीं हुआ होगा कि रोगी मरा होगा और डॉक्टर देख रहा होगा तुरंत मरा और आ गया। यदि ऐसा कंडीशन हो कि वो रोगी मरा और तुरंत डॉक्टर आ गया, यानी कुछ सेकंड के बाद, तो उस कंडीशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ना प्रयोग कर दोनों टेंस को, यानी दोनों एक्शन को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ही बनाएंगे, जैसा कि मैं सेकंड ग्राफ को बताने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिए, अब वही एक्शन मैंने वही समय को लिया मैंने 2018 और 2019, हालांकि यहाँ पर दिखाने के लिए है। इसके बीच में कोई कार्य हुआ है तो वो कार्य जो हुआ है इसमें भी दो कार्य हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो कार्य हुआ है। अब दोनों में अंतर वही होगा कि समय का अंतराल दोनों के बीच में कम होगा। तो इसमें क्या होता है कि दो कार्य जरूर हुआ रहता है, लेकिन दोनों के कार्य के बीच का जो अंतराल होता है करने का एक दूसरे के बाद, वो सेकंड का फर्क होता है। और इसमें कुछ आवर्स हो सकते हैं या कुछ मिनट्स के फर्क हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर गैपिंग को ज़्यादा दिखाया गया और यहाँ पर गैपिंग को कम दिखाया गया। यानी एक कार्य जो कार्य होगा इसके पहले, तो वो उसके तुरंत इतने जल्द होगा कि आप सेकेंडों में ही उसे व्यक्त कर सकते हैं। मिनट होगा तो फिर आपका इस टेंस पर चला आएगा। तो ध्यान रखिए, ऐसे वक्त में जब दोनों कार्य को दर्शाते हैं तो हम दोनों कार्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ही दर्शाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम होता है सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे जब मैंने उसे देखा तो वह शर्मा गई। तो ध्यान रखिए कि मैंने जब उसे देखा तो कितने देर के बाद वो शर्माई होगी। क्या लग रहा है कि आधा घंटा बाद शर्माई होगी? क्या लग रहा है कि कुछ मिनट्स के बाद शर्माई होगी? वो निश्चित रूप से आपको ये अनुभव हो गया होगा या मालूम चल गया होगा कि वो तुरंत शर्माई होगी। इसमें कोई भी बिना समय दिए हुए वो तुरंत आपको एक्शन दिखा होगा शर्माने का। आप भी अपने प्रैक्टिकली दुनिया में जा कर के देखें ऐसा, तो आपको लगेगा कि किसी को देखे और तुरंत वो शर्माई। यानी कि ये दोनों के बीच का जो समय का अंतराल का गैपिंग जो है बहुत कम है, सेकंडों के बराबर में है। इस वजह से ऐसे दोनों एक्शन को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर दर्शाएंगे। ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, छात्र इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे दें और कब दें। तो ध्यान रखें, जब मैंने उसे देखा तो बनेगा व्हेन आई सा। यहाँ V2 का प्रयोग किए क्योंकि दोनों को V2 में बनाना है। जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सा हर, कोमा दे सकते हैं, सी शर्मा गई तो V2 का प्रयोग करेंगे। तो शर्माना का होता है ब्लस्ट। व्हेन आई सा हर सी ब्लस्ट। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ भी V2 सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर दिए, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग किया। ऑब्जेक्ट इसमें था तो ऑब्जेक्ट दिए, इसमें नहीं था ऑब्जेक्ट तो नहीं दिए। इसको भी हम दो तरीका से लिख सकते हैं, यानी BLUSHED ब्लस्ट व्हेन आई सा, क्योंकि जब भी कंजक्शन का प्रयोग होता है तो उसको बीच में भी रख सकते हैं, हम शुरू में भी रख सकते हैं। अब इसी बात को एक और तरीका से देखिए, मेरे देखने के बाद वो शर्मा गई, वही अर्थ आ रहा है। यानी इसे बनाने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। तो यानी जिसमें करें कि जब मैंने देखा तो जब मैंने उसे देखा तो वो शर्मा गई, वो कह रहे कि मेरे देखने के बाद वह शर्मा गई। तो यहाँ बनाएंगे, आफ्टर दिया है तो इसके बाद वाले को बनाएंगे, वह शर्मा गई। तो सी ब्लस्ट के बाद का होगा आफ्टर आई सा, यानी मेरे देखने आई सा के बाद वह शर्मा गई। इसको और एक तरीका से बना सकते हैं, हैविंग का प्रयोग कर या इसके ऐसे भी बना सकते हैं, सी ब्लस्ट आफ्टर माई सीइंग। ऐसे भी आप बना सकते हैं जिरोंडियल का प्रयोग करके, या हैविंग सीन
सी ब्लस्ट, यानी देखकर वो शर्मा गई। बनाने के बहुत तरीके हैं, हालांकि जिस पर मैं बता रहा हूँ उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, हल्का हिंट में दे दिया। अब ध्यान रखिए, अब बात आ रहा कि हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करें। तो जब हमें कंसेप्ट क्लियर है तो स्ट्रक्चर कैसे नहीं तैयार होगा, तो इसी स्ट्रक्चर को आप तैयार कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर को आप दे सकते हैं कि इसमें ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए, यानी रोगी का मरना ऐसे हुआ है पहले, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, और तब जाकर यहाँ बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे हम दूसरे सेंटेंस में भी जो दर्शाए हैं बिफोर का प्रयोग कर उसे लिख सकते हैं। बिफोर यानी बिफोर को वाले वाक्य को पहले लेकर आ गए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और प्लस यहाँ कॉमा भी दे सकते हैं, प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब एक और स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस कोमा दे सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसे हम शुरू में लेकर भी यूज कर सकते हैं, और वेन वाले ये कंजक्शन को बाद में, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ हो जाएगा हैड, और हैड HAD हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस वेन का जो प्रयोग कर दिए, तो दो वाक्य को हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए अलग से कंजक्शन का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वेन भी एक कंजक्शन है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट को ले रहे हैं इसको, तो ये बना सकते हैं। इसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखिए आफ्टर और बिफोर में, कि यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे शुरू में, और सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में यहाँ पर V2 का प्रयोग करेंगे, और तब आफ्टर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यदि ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे, और प्लस यहाँ आफ्टर का प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में हमेशा आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसमें स्ट्रक्चर में ज़्यादा लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्पष्टता ये ध्यान रखिए कि बिफोर के पहले, ऐसे स्थिति में बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बिफोर आफ्टर में यही अंतर है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आफ्टर के बाद किए, यहाँ पर बिफोर के पहले आया। इसी को लिख सकते हैं हम लोग आफ्टर का प्रयोग शुरू में कर क्योंकि आफ्टर एक कंजक्शन है, और कंजक्शन का प्रयोग वाक्य की शुरू में हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और किया भी जाता है। और यहाँ कॉमा का प्रयोग कर आप दे सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी कि केवल एक वाक्य, यानी कि एक ही सेंटेंस का मैंने ट्रिक दिया, और उस ट्रिक से हम लोग का जो कंसेप्ट क्लियर हुआ वो 3 तरह से क्लियर हुआ, और तीनों का जो कंसेप्ट क्लियर कर स्ट्रक्चर बना वो 6 तरह से स्ट्रक्चर बना। इसमें ध्यान रखिए स्पष्टता, शायद ही आप इतने स्ट्रक्चर का इसके पहले प्रयोग किए हों, यदि नहीं किए हों तो आपके लिए बेहतर है, और जो किए हों तो और बेहतर है। फुल स्टॉप। अब हम आते हैं कुछ इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किए जाने वाले कुछ सेंटेंसेस हैं। तो ध्यान रखिए इस सेंटेंस के प्रयोग में यह होता है कि कुछ ऐसे कार्य होता है जो दिखेगा नहीं कि एक दूसरे के बाद हुआ है, उसमें कार्य एक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें सेंस यह रहेगा कि एक कार्य हो चुका है तब एक कार्य हुआ। तो ध्यान रखिए, जैसे ऐसे स्थिति में हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम का इस टेंस में प्रयोग करते हैं ऑलरेडी, वेरी मच अर्लियर, नेवर, बिफोर, स्टिल, टिल, या सिंस का भी प्रयोग किया जाता है चूंकि के अर्थ में। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि वाक्य जो होगा हमारा ये ज़्यादातर सिंगल रहता है, बहुत शायद ही होता है जैसे सिंस चूंकि का प्रयोग कर हम लोग एक सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन 99% जो वाक्य होता है ऐसे में सिंगल होता है। जैसे
आई हैव I had already met him। मैं पहले ही उनसे मिल चुका था। यानी ये कह रहा है कि मैं पहले ही उनसे मिल चुका था, यानी कि इसका मतलब है कि उसमें कोई और कार्य हुआ है, यानी उसके पहले कोई कार्य हो चुका है या हुआ है, और वो क्या किया कि मैंने पहले ही मिल चुका था और तब कोई कार्य एक और हुआ होगा। ये सेंस इसमें दिया रहेगा, दिखेगा नहीं, सेंस में छिपा रहेगा। एक और देते हैं, शी हैड कंप्लीटेड दिस वर्क मच अर्लियर। वो बहुत पहले, मच अर्लियर का मतलब होता है बहुत पहले, वह बहुत पहले इस काम को कर चुकी थी। यानी कि ये सेंस दे रहा है कि अब कोई उस कार्य को कोई अन्य व्यक्ति भी कर रहा है, लेकिन ये बताया कि वो तो कार्य बहुत पहले ही कर चुकी थी। यानी कि ऐसे में सेंस दिया कि एक कार्य जरूर पहले हुआ है और एक और भी कार्य हुआ है उसके पहले, उसके बाद। तो ये इस सेंस दिया रहेगा इसमें। एक और लें, they have never been to visit the ताज महल। बड़ा से होगा, कह रहा है कि वह कभी ताजमहल देखने नहीं, हैड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, वो कभी ताजमहल देखने नहीं गया था। यानी कि ये बात यह स्पष्ट हुआ कि वो कभी देखने नहीं गया था, लेकिन अब वो देखने आया है। यानी कि एक्शन वो बाद को भी बता रहा है और पहले जो कार्य हुआ है उसे भी इंडिकेट करा रहा है। यानी कि इसमें दो एक्शन दिखाई देगा, जिसमें मुख्यतः आपको एक सेंटेंस दिखाई देगा और सेंस दो दिखाई देगा। यानी एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का इसमें भी सेंस रहता है, वाक्य जनरली एक दिखाई देता है। अब नेक्स्ट में बताने जा रहा है यूजेज, वो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन या विश। अनफुलफिल का मतलब होता है अधूरे कार्य या इच्छा को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने दिया कि अनफुलफिल्ड एक्शन या विश को दर्शाने के लिए, ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ध्यान रखेंगे ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार इस पर पूछते आ रहा है। इसमें शुरू में सबसे पहले इफ का प्रयोग करेंगे, तब जाकर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैड का प्रयोग होगा, उसके बाद V3 का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा, उसके बाद इसमें एक और सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। वाक्य बनाते समय प्लस कोमा दे सकते हैं, और उसमें कुड या वुड या माइट प्लस हैड प्लस है हैड हैव का प्रयोग होगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ रहेगा। इस स्ट्रक्चर का पहला यानी इस प्रयोग करते हैं। दूसरी तरीका से आप कर सकते हैं केवल हैड को जोड़ निकाल करके। यहाँ पर इसका इफ का मतलब यदि होगा, और एक और आपको जानकर हैरानी होगा कि हैड का मतलब यहाँ पर यदि ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा। तो ऐसे स्थिति में हैड का अर्थ यदि होता है, जैसे इफ का प्रयोग किया गया है। तो दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हैड आ गया बाहर,
तो ये यदि का काम करने लगा, इसलिए अब यदि का प्रयोग नहीं होगा, यानी इफ़ का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, हैड निकल ही गया है, V3 का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे में हैड जो बाहर निकल जाता है किसी वाक्य में तो उसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देता है। तो ऐसे स्थिति में हैड का अर्थ क्या लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है इसका मतलब है कि ऐसे वाक्य को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे, यानी कि अनफुलफिल एक्शन से समझेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी सेम होगा, कूड, वुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल लें, इफ the teacher had taught me, यदि शिक्षक मुझे पढ़ाए होते, तो कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो I could have, have का प्रयोग could have, वुड हैव, माइट हैव का मतलब हुआ कि था के अर्थ में आएगा, यानी पास्ट बन गया पूर्ण रूप से। हैड स्पोकन इंग्लिश, यानी कह रहा है कि यदि शिक्षक मुझे पढ़ाए होते तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था। यानी कि ध्यान रखिए यहाँ पर कूड का प्रयोग किया गया। कूड का प्रयोग किया गया कि जब भी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी का प्रयोग करना हो या दर्शाना हो तो वहाँ पर कूड का प्रयोग करेंगे, यानी कि शारीरिक क्षमता या मानसिक योग्यता को दर्शाने के लिए कूड का प्रयोग किया जाता है। और यदि इच्छा, WOULD, यदि हमें विश, इच्छा को दर्शाना हो तो वुड का प्रयोग करेंगे, और किसी संभावना को, पास्ट के संभावना को दर्शाना हो तो माइट का प्रयोग किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग चाहें तो हैड्स भी बना सकते हैं, यानी जैसा कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए, दोनों का एक ही अर्थ होगा। या में कर दी यहाँ पर हैड द टीचर, अब हैड बाहर निकल गया है यहाँ पर तो टॉट होगा, क्योंकि हैड बाहर निकल गया। मी आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी इसका भी अर्थ होगा यदि शिक्षक मुझे पढ़ाए होते तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था। और भी आप इच्छा को दर्शा सकते हैं, If he had invited me, I would have attended the function. यदि वो मुझे आमंत्रित किया होता तो मैं फंक्शन में शामिल होता। तो इच्छा दर्शाने के लिए हो गया। और इसी तरह कोई संभावना हो वर्षा होने की तो वहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, इसी का ही एक और भी कंसेप्ट है कि अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी विश कहें या डिजायर एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में तो बदलाव इसमें आएगा। इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आई विश होगा, इफ़ ओनली होगा, वुड डैट होगा, और ओ या ओह डैट होगा, और सभी का मतलब जो होगा, यानी कि अर्थ जो रहेगा या होगा यहाँ पर यदि होगा। तो ऐसे वक्त में हम लोग जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी आई विश, इफ ओनली, वुड डैट, ओ या वो डैट, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या कह सकते हैं आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या बोध होता है कि डिजायर का बोध होता है, यानी कि इससे डिजायर का बोध होता है। जैसे अब इनमें से किसी को लें, आई विश आई
I had become a JUDG judge, यानी मेरी इच्छा यदि मैं जज बन जाता, यानी इच्छा को दर्शा रहा है, यानी यदि से यदि का इसका सेंस आ रहा है। आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं जज बन जाता। यहाँ डैट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ डैट का प्रयोग करें या ना करें। कह रहा है कि आई विश आई हैड बिकम अ जज। बिकम यानी V3 का यहाँ बिकम के रूप में है, V1 भी बिकम है। तो यहाँ पर इच्छा डिजायर को बताने के लिए इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कुछ ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो होने की उम्मीद थी लेकिन वो आशा के अनुसार, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो पाई। तो ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे तीसरा मैं लूँ तो लिख सकते हैं दिस टेंस इज यूज्ड टू express an action which did not take place according to my expectation। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो डिड नॉट टेक प्लेस, यानी वो नहीं हुआ था मेरे इच्छा के अनुरूप, यानी इच्छा के अनुसार या मेरे आशा के, एक्सपेक्टेशन के अनुसार। जैसे आई होप्ड दैट, हैड का प्रयोग करेंगे, आई हैड। ऐसी स्थिति में जो हैड का प्रयोग है यहाँ पर इच्छा जो व्यक्त कर रहा है होप्ड, तो होप्ड के स्थान पर आप अज्यूम का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और एक्सपेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, होप्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई हैड होप्ड दैट I would या he would help me। कह रहा है कि मुझे आशा थी कि वे मुझे मदद करते या करेंगे, यानी करते का यहाँ सेंस ज़्यादा बेहतर होगा, यानी मुझे आशा थी कि वे मुझे मदद करते या मुझे मदद करेंगे, लेकिन वो कर नहीं सके, यानी कर नहीं पाए। यानी कि इच्छा थी कि वो कार्य होगा लेकिन मेरी आशा के अनुसार वो कार्य नहीं हो सका। तो ऐसे स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दैट्स ऑल। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें और साथ ही प्रत्येक छात्र इसे कमेंट भी करते जाएं ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितनी % समझ में आ रहा है। यदि ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा भी कम समझ में आ रहा हो तो मैं और अपनी क्षमता को, स्किल को, टेक्निक को बढ़ाऊंगा ताकि 100% आपको याद हो और समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।